इन लास्ट 20 डेज निफ्टी 7.5% रिकवर कर चुकी है। वहीं यूएस का नस्डैक 11.5% गिर गया 24 दिनों में। क्या ये महज एक संयोग है? क्या यूएस स्टॉक मार्केट का गिरना एफआईआई को बुलावा दे रहा है हमारी मार्केट में? दिस इज द एंड ऑफ बेयर मार्केट और बुल रन हमारे यहाँ चालू हो गया है? निफ्टी 30,000 को क्रॉस कर जाएगी 2025 में, एसआईपी करते रहो, या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर को एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है? चलिए करते हैं पूरी टेक्निकल, फंडामेंटल, न्यूज़ और डेटा की एनालिसिस। दोस्तों, मैंने 27 सितंबर 2024 को, जब निफ्टी एकदम पीक पे थी और उसी दिन से निफ्टी गिरने चालू हुई है, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कि निफ्टी कब गिरेगी, कब गिरेगी, कहाँ तक गिरेगी। और अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसके लास्ट के 5 मिनट्स जरूर समय निकाल के देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और मैंने एग्जैक्ट टारगेट बताया था और वहीं से आज की डेट में निफ्टी रिबाउंड कर रही है। तो चलिए एक बार ये चेक करते हैं कि भी ट्रेंड के हिसाब से जो हमारा यहाँ पे डिग्री या एंगल बन रहा है वो है 18.95 के आसपास। मैंने रेशियो जो लिया है यहाँ पे 30 लिया है, लॉक टू बार, लास्ट टाइम 20 मैंने लिया था। और अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से हमारी मार्केट बढ़ी थी। आते हैं और जूम इन करते हैं तो ये जो हमारा रेस था, काफ़ी शार्प रेस था, लगभग 72% के आसपास हमारा इस चार्ट में रेस है। और सिमिलरली हमारा अभी फिर से रेज आ रहा है विच इज़ इवन शार्पर देन 82 दिस 72%। तो इससे भी ज़्यादा शार्पर रेज हमें मिल रहा है, यानी कि प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। तो क्या ये प्राइस कंटिन्यू करेगा? यहाँ पे देखिए, जो चीज़ जितनी तेज़ी से बढ़ती है वो उतनी तेज़ी से घटती ही है, अगर डाउस थ्योरी की माने तो। अब चलिए कुछ और चीज़ें जो वर्थ नोटिसिंग है उसको भी हम नोटिस करते हैं। हम अगर यहाँ पे फिबोनाची लेवल ड्रॉ करें तो हमारा जो लेवल आया था, जहाँ से हमारा ट्रेंड चालू हुआ था, ये जो शार्प राइज चालू हुई थी, तो मैंने यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ किया और एक्सटेंशन को जब हमने मार्क किया तो एक्सटेंशन एग्जैक्टली 176.40 से रिकवर करके गया, या 161 आप कह सकते हो, इसके आसपास से रिकवर करके गया। अगर आप सेम फिबोनाची को दूसरे ट्रेंड के साथ मेजर करें, यानी कि इस लेवल से यहां तक, तो भी एकदम सेम लेवल बता रहा है 176 से आपको रिकवरी मिलेगी या यहां तक का फॉल मिलेगा। और यहां तक का फॉल मिला हमें बिल्कुल सही टारगेट, यानी कि हमारा जो ट्रेंड लाइन की डिग्री थी वो, हमारा यहाँ पे जो फिबोनाची था वो, साथ में हमारा जो एक करेक्शन आया वो, ये सारे एक ही लेवल को इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए अब ये जो छोटा वाला करेक्शन आया इसको भी देख लेते हैं। तो अगर यहां से जब हमारा फॉल चालू हुआ तो सेम फिबोनाची रिट्रेसमेंट जितना बड़ा हमारा रेंज था उसका 161% के आसपास से रिकवर कर गया, या 176.4 से निफ्टी रिकवर कर गई। अब ये जादू है या मैथमेटिक्स या यूनिवर्स में छुपा हुआ कोई रूल या लॉ? इसीलिए कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। जिसने इसको समझ लिया उसने जिंदगी में सब कुछ समझ लिया। निफ्टी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर चुकी है और ज़्यादातर जो एनालिस्ट ट्रेंड लाइन पे ट्रेडिंग करते हैं उनके हिसाब से अब ये जो बुल रन था, सॉरी बेयर रन था हमारा, जो मार्केट गिर रही थी, बेरिश थी, हर जगह हाहाकार मचा हुआ था, वो ख़त्म हो गया। बट सोचने वाली बात है, क्या ये सच में ख़त्म हो गया? तो यहाँ पे एक मैं इंटरेस्टिंग जो आपको कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। So there is something called a supply zone and a liquidity area. Now ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, ये सबको पता है। और आज निफ्टी इस रेजिस्टेंस को हिट कर करके थोड़ा सा नीचे भी चल रही है अभी, या एक कह सकते हैं स्पिनिंग टॉप बना रही है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो सब एसएमसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो हमारा एरिया है इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी जोन, और ये जो हमारा है ये हमारा सप्लाई
जोन है। तो पहले थोड़ा सा हम लोग सप्लाई जोन पे फोकस कर लेते हैं। जनरली सप्लाई जोन ऐसा एरिया होता है जहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास अगर प्राइस होता है तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ से बिकवाली चालू हो जाती है। डर होता है कि भाई प्राइस हमारा नीचे जाएगा। बट अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो जिन्होंने शॉर्ट सेल किया था वो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो सेलर थे वो बायर बन जाते हैं और उनको अपनी पोजीशन को काटना होता है, तो बहुत ज़्यादा बायर यहाँ आ जाते हैं अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए। सिमिलरली जो हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो लोगों में बुलिश सेंटिमेंट जाता है कि भाई ये जो रेजिस्टेंस था इससे भी प्राइस ऊपर क्रॉस कर गया, तो यहाँ पे नए बायर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स आ जाते हैं मार्केट में और बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। तो आप पूछोगे भाई इस लिक्विडिटी का क्या काम? देखो मेरे को एक चीज बताओ, अगर एफआईआईस को 10,000 करोड़ बेचने हैं, ठीक है, तो उसको बायर चाहिए, है कि नहीं? तो बायर का पहले सेंटिमेंट बनना चाहिए बाइंग का। एक ऐसा एरिया, एक ऐसा लेवल होना चाहिए जहां पे बहुत सारे बायर्स एक्टिव हों, ताकि जब ये एफआईआईज अपना माल बेचे तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ट्रेडर मार्केट में हो। तो ये एरिया कुड बी अ ट्रैप। बहुत सावधानी आपको यहां पे रखनी पड़ेगी। चलिए वापस से चलते हैं। तो ये जो लिक्विडिटी एरिया है, जब तक इस एरिया से प्राइस बाहर नहीं जाएगा तब तक हम लोग नहीं कह सकते हैं कि मार्केट सस्टेन करेगा। और अगर इस एरिया से प्राइस नीचे जाता है तो प्राइस कहां तक जाएगा, ये अगला क्वेश्चन है। तो बिफोर आई टेल यू आंसर टू दैट, फटाक से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि देखो इस सीरीज में बहुत सारी इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी टाइम टू टाइम। बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है आपको मिलती रहेंगी। आपको खोना है तो आप खो देना, बट साथ चलना है तो सब्सक्राइब करो। इस वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं, सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। हम इसमें एफआईआईज के एनालिसिस करेंगे, उनके डेटास को एनालिसिस करेंगे, निफ्टी की जो रिसेंट बढ़त हुई है उसमें क्या मैनिपुलेशन है नहीं उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, बहुत कुछ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको बहुत कुछ मार्केट के बारे में आंखें खुलेंगी। यहाँ पे दो संभावनाएं हैं, निफ्टी या तो डबल टॉप बना कर करके और नीचे चली जाए। डबल टॉप के केस में जितना हमारा ये सपोर्ट लाइन होता है इसका डिफरेंस हमारा नीचे तक का टारगेट होता है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि 8% ऊपर गई है तो यहां से 8% और नीचे, यानी कि मोटा मोटा आप कह लो 1800 पॉइंट के आसपास का ये गैप है हमारा, ये है 1800 पॉइंट के आसपास का गैप। तो यहां से 1800 पॉइंट नीचे यानी कि 20,000 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है अगर डबल टॉप कंफर्म हुआ तो और ये नेकलाइन ब्रेक हुई तो ये पहली एक संभावना है। दूसरी, अगर सच में ये प्राइस हमारा बुल रन है, अब बेयर रन खत्म हो गया, तो यहां पे हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो कितनी बड़ी करेक्शन होगी जहां से हमें रिकवरी मिल सकती है? तो इसका जवाब हमें मिल सकता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से सबसे जो स्ट्रॉन्ग लेवल होता है वो 61.8 का होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि 50 से 60 के बीच में, यानी कि 22,700 या 22,800 तक आपको कम से कम की गिरावट मिल सकती है। आपको यहाँ तक रिकवरी कम से कम मिल सकती है कि इन केस प्राइस हमारा जो है अगर बेयर रन में है तो बुल रन में है और बीच में थोड़ी सी हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। तो इस सिचुएशन में हमें बहुत से बहुत 61.8 तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है और फिर हमें प्राइस बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो ये अपन को यहाँ पे संभावना है। और एज लो एज आपको जो ये एसएमसी मॉडल के हिसाब से चले तो 22,500 तक का मैक्सिमम लो आपको देखने को मिल सकता है, अगर हम ये अज्यूम करके चलें कि हमारा अब बेयर रन खत्म हो गया और बुल रन हमारा चालू हो गया है। तो इस सिचुएशन में मैं इस एरिया को इसलिए भी मार्क कर रहा हूं क्योंकि ये एरिया एसएमसी के हिसाब से
एक सप्लाई जोन बन जाएगा, एक डिमांड जोन बन जाएगा। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं कर रहा, बट डिमांड एंड सप्लाई टर्म्स ही आपको यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज काफ़ी सारे टर्म्स हैं। उसके लिए आपको मेरी पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेगी जो मैंने एसएमसी के ऊपर में बनाई है। तो ये जो एरिया है, दिस कुड बी अ रिमार्केबल जोन, जहाँ से आपको फिर से ऊपर बढ़त मिल सकती है इन केस अगर हमारा बेयर रन खत्म हो गया है तो। और अगर हमारा लो टूटता है तो डबल टॉप का कंफर्मेशन होगा और हमारा टारगेट 20,000 तक का आराम से, या 20,500 तक का आराम से चला जाएगा। क्या निफ्टी मार्केट के सही हालात बता रही है? कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं? देखिए, देयर आर 25 स्टॉक्स विच आर डाउन मोर देन 20%, और 10 स्टॉक्स हैं विच आर डाउन ओवर 30%। 5-6 तो 40-50% से भी ऊपर है। निफ्टी इंडेक्स 50 स्टॉक्स से बनता है, और जिसमें हम कंपनीज के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंसिडर करते हैं। मतलब हाई मार्केट वैल्यू वाली को निफ्टी इंडेक्स में ज़्यादा वेट दिया गया है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक का वेटेज 13.28% है। मतलब अगर इसको सिर्फ 5% बढ़ाया जाए तो पूरी निफ्टी 0.66% बढ़ जाएगी। इस तरह टॉप 5 कॉन्स्टिट्यूंट्स कंपनी को देखें तो उनके वेट का टोटल सम 40% प्लस हो जाता है। यानी कि अगर सिर्फ 5 स्टॉक्स को 2.5% बढ़ाया जाए तो निफ्टी 1% बढ़ जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं इन 5 स्टॉक्स में रिसेंटली क्या हुआ। निफ्टी का बॉटम बना था 4 मार्च को, तो उसके बाद इन स्टॉक्स में अप्रॉक्स कितना उछाल हमें देखने को मिला। तो एचडीएफसी बैंक हमारा लगभग 7.5% बढ़ा हुआ है। साथ में हमारा आईसीआईसीआई बैंक भी हमारा लगभग 12.5% बढ़ा हुआ है। हमारा जो रिलायंस है वो भी हमारा 12.5% बढ़ा है। और अगर हम बात करें इन्फोसिस का, तो इन्फोसिस हाँ हमारा घटा है 8%। बट अगर एयरटेल, भारतीय एयरटेल की बात करें हम लोग, तो वो भी हमारा लगभग 9.5% के आसपास बढ़ा हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के, इसमें जबरदस्त बढ़त आई और ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी जो हमारा निफ्टी का गेन आया है उसमें। और हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा अभी हमें बढ़त देखने को नहीं मिली है। तो ये मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, इससे आपको और क्लियर कट समझ में आएगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया लिस्ट है। 7 मार्च से लेकर 24 मार्च का हमने डेट लिया क्योंकि 7 से ज्यादा ले नहीं सकते। इस बीच में निफ्टी 1100 पॉइंट के आसपास ये बढ़ी है, जिसमें से 1235 पॉइंट इन कंपनीज ने कंट्रीब्यूट किया और लगभग 129 पॉइंट्स इन कंपनीज के कारण गिरावट रही निफ्टी में, और नेट हमारे 1100 आया। तो आप ये देख सकते हैं कि जो टॉप 5 कंपनीज हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, रिलायंस, कोटक और एलएनटी, इन चारों ने ऑलमोस्ट लगभग आप मान के चलो 600 पॉइंट के आसपास कंट्रीब्यूट कर दिया। और अगर टॉप 10 हम लोग ले ले तो 70-80% का हमारा राइज इन टॉप 10 कंपनीज के कारण ही है। रिमेनिंग जितनी भी कंपनीज उनका कंट्रीब्यूशन 10 पॉइंट 5 पॉइंट का ही है निफ्टी के राइज में। यानी कि जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं काफी सारे, उनको पुश किया जा रहा है मार्केट में, उनको बाय कर 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 करके हमारा जो इंडेक्स है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। आपके मन में ख्याल आया होगा अक्सर कि जब भी एफआईआई बेचता है तो डीआईआई खरीदता है, और जब भी डी एफआईआई बाय करता है तो डीआईआई सेल कर रहा होता है। तो आखिर भी डीआईआई हमेशा ऐसा क्यों करता है? तो इसका मैं आंसर देता हूं, और इससे भी आपको मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा। ठीक है, तो चलिए एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट को समझते हैं। तो ये हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डेटा है एफआईआई और डीआईआई का। तो अगर आप एफआईआई का डेटा नोटिस करें, हमारी निफ्टी हमें पता है कि 4 मार्च को लो बना के गई थी। तो 5 मार्च के आसपास से अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ज़्यादातर जो डीआईआई है फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन उन्होंने बनाई हुई थी, ज़बरदस्त शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी। और वो शॉर्ट पोजीशन उन्होंने धीरे 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 यहाँ पे घटानी चालू करी। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा बराबरी चल रहा है, बट यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ जैसे 1.74 था, 7.6 था, और यहाँ से आपको 13 मार्च से एक क्लियर कट आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लगातार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में
एफआईआईज जो है अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन जो है कवर कर रही है या वाउंड अप कर रही है, जो शॉर्ट पोजीशन थी वो कवर करते चली जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप डीआईआई को देखेंगे तो देवर बिगलिंग लाइक ऑल टाइम हाई फ्यूचर्स में उनका पोजीशन लॉन्ग बढ़ता जा रहा था, लगातार बढ़ता जा रहा था। आप देखेंगे इधर हमारा 39,000 था 28 फरवरी को, और ये बढ़ करके ऑलमोस्ट 21 मार्च तक हो गया 74,000, यानी कि डबल हो गया हमारा फ्यूचर्स में ओवाई। ऑप्शंस की तरफ नहीं जाएंगे, वो थोड़ा कंफ्यूज करेगा। तो आखिर लगातार डीआईआई फ्यूचर्स में क्यों इतनी ज्यादा पोजीशन बनाई जा रही थी, क्यों? तो इस चीज को हम समझते हैं। डीआईआईस जब सेल कर रही होती हैं, लेट सपोज 10,000 करोड़ इन्होंने सेल किया और एफआईआईज ने मान लेते हैं 11,000 करोड़ मार्केट में बाइंग करी, तो कुछ डीआई से लिया होगा, कुछ ऑब्वियसली रिटेल से लिया होगा या प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स वगैरह से लिया होगा, प्रमोटर से लिया होगा। तो अब इस सिचुएशन में आपको मार्केट बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो डीआईआईज जो है बेसिकली जब नीचे मार्केट में सेल कर रहे हैं महंगा खरीद के सस्ता, तो ऑब्वियसली इनको नुकसान होगा, और ये बॉटम पे बाइंग कर रहे हैं और प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इनको फायदा होगा। तो यहाँ पे डीआईआई बेवकूफ नहीं है। जब उनको लगता है कि एफआईआई की बाइंग आएगी तो यहाँ पे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को साथ में लॉन्ग करते चलते हैं। यानी कि अब मान के चलो कि 10,000 करोड़ की मान लेते हैं फ्यूचर्स यहाँ पे उन्होंने ऐड कर दी या लॉन्ग कर दी, जितना उन्होंने यहाँ बेचा उतना यहाँ पे उन्होंने बाय कर लिया। अब इसका क्या फायदा होगा? इसका ये फायदा होगा कि जब एफआईआई बाइंग करेगी और मार्केट ऊपर जाएगा तो जो यहाँ पे उन्होंने बुक किया, प्रॉफिट बुक किया या लॉस किया, ऊपर खरीद के नीचे बेचा होगा या नीचे खरीद के ऊपर बेचा होगा, वो यहाँ पे फ्यूचर्स लॉन्ग करने से उनको फायदा हो जाएगा, प्राइस बढ़ने से उनको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम ये देखें कि भाई हमारा डीआईआई जो है हमारा सेल करता है, मान लेते हैं 11,000 करोड़ ये सेल कर रहा है, और एफआईआई हमारा मान लेते हैं 8,000 करोड़ बाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट हमारा नीचे जाएगा। अब इस सिचुएशन में जब मार्केट नीचे जाएगा और आप शेयर्स को ऑलरेडी बेच के निकल रहे हैं, तो इनको पता होता है कि भाई मार्केट हमारा नीचे जाएगा, तो वो फ्यूचर्स को बजाते शॉर्ट करके चलते हैं ताकि नीचे जाने पे इनको जो है फायदा हो। अब जितनी भी पार्शियल हेज हो या फुल्ली हेज हो, ये एफआईआईस करके चल सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर एफआईआई को ये लगता है कि नहीं हमें मार्केट मूव नहीं करना है, वी लेट द डीआईआईस बाय एंड मूव द मार्केट, तो एफआईआईस जो है लेट सपोज 7,000 करोड़ की सेलिंग करते हैं, डीआईआईस 8,000 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे चांस हमें लगता है कि मार्केट बढ़ सकती है। तो एफआईआईस जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो लॉन्ग फ्यूचर्स में उनकी पोजीशन जो है बढ़ रही है। मे भी हो सकता है 7,000 करोड़ की वो लॉन्ग फ्यूचर्स करके चल रहा है। तो डीआईएस जब मार्केट टेक ओवर करता है और मार्केट बढ़ा रहा होता है, एफआईआईस उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं और साथ में लॉन्ग फ्यूचर्स कर रखा होता है उन्होंने, ताकि बढ़ते हुए मार्केट में वो फ्यूचर से भी फायदा कमा सके। तो दोनों एक दूसरे के राइवलरी नहीं है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को बढ़ाने में या घटाने में। तो हमें दिखाई दिया ये पैटर्न जब 4 मार्च को मार्केट में लो बनाया, तो एफआईआईस जो है सॉरी डीआईआईस जो है वो उन्होंने काफी ज्यादा फ्यूचर्स में बाइंग करी हुई थी और उसके बाद भी उन्होंने लगातार फ्यूचर्स में बाइंग करी है। बस 24 मार्च को उनको बाइंग में थोड़ी सी ड्रास्टिक चेंज आए हैं, उनके लगभग 4,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास उन्होंने निकाल दिया। अगर आप यहां पे देखेंगे तो पता चले आपको 4,500 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने निकाल दिया, यानी कि अब शायद डीआईआई रुक रहा है। यूएस निस्टैक इंडेक्स 20 दिनों में 14% गिर गया और हालांकि फिर 5% फिर से रिकवर हो गया एक हफ्ते में। तो इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि एफआईआई इस कारण से भारत में वापस लौटेंगी। अब देखिए यूएस के मार्केट फॉल के कई रीजंस दिए जा रहे हैं, इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, यूएस ने चाइना, कनाडा और मैक्सिको पर इंक्लूडिंग इंडिया कुछ नए टैरिफ्स लगा दिए गए हैं। एग्जाम्पल, स्टील्स और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पे 25% और 10% टैरिफ लगाए गए हैं। इस वजह से ट्रेड पार्टनर्स भी रिटेलिएट कर रहे हैं
जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड पर पड़ रहा है। रिजल्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है और इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि ये ट्रेड वॉर एस्केलेट हो सकता है। फेड रिजर्व एंड गोल्डमैन सैक्स ने अपनी यूएस जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट रिवाइज कर दी है, यानी कि पहले लगभग 2.4% ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी यूएस की जीडीपी की 2025 के लिए, अब वो महज रह गई है 1.7% मात्र। अब दूसरा एक तरफ मार्केट वॉलेटिलिटी भी बहुत हाई है यूएस में। एस एन पी 500 इंडेक्स अपने रिसेंट पीक से 10% गिर गया था, नेस्डैक 14% गिर गया और डॉ जोन्स भी सिमिलर ट्रेंड फॉलो कर रहा है और लगातार लॉसेस देखने को वहां मिल रहा है। तो मार्केट का जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है VIX, जो फियर इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, वो भी बहुत ही हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा है। देखिए, इन्वेस्टर सेंटिमेंट नेगेटिव शो हो रहे हैं। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वीक हो गया है। उन्हें लगता है कि अगर ये नेगेटिव वाइब्स कंटिन्यू हुई तो यूएस इकोनॉमी में रिसेशन का फिर से खतरा हो सकता है। नाउ, कंज्यूमर स्पेंडिंग जो यूएस जीडीपी का लगभग 70% अकाउंट करती है, वो भी इंपैक्ट हो सकता है अगर मार्केट गिरता रहा तो। काफी फाइनेंशियल स्ट्रेटजिस्ट ने अपने स्टॉक मार्केट टारगेट्स लोअर कर दिए हैं यूएस में। देखिए, सिंपल भाषा में कहें तो वर्ल्ड इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है ट्रंप ताऊ के कारण। 2 अप्रैल की डेडलाइन है कई और नए टैरिफ्स लागू होने की। इससे स्टॉक मार्केट और वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। देखिए, गो विद द विंड, जिधर हवा का बहाव है उधर बहते चलो। हम तो भाई कटी पतंग हैं। Wait for an potential reversal level and confirmation before making a short trade in Nifty. लिक्विडिटी देखिए कहाँ पे है। अगर 10% से ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट आ रहा है तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करना समझदारी होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बस बने रहो, कभी तो मार्केट 30,000 जाएगी। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। प्योर एनालिसिस होती है, नो बकवास। I'm a SEBI registered analyst. You can take my guidance in trading and investment. Visit malamalindia.com. And if you want to learn stock market, visit praveenkhetan.com for self-study pack and visit iplaneducation.com for live classes with me. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलना।